हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 11th हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, जो चैप्टर हमारा चल रहा था, वो चैप्टर था फोटोसिंथेसिस। एक बेहद ज़रूरी प्रोसेस धरती पर लाइफ को मेंटेन करने के लिए बेचारे करते प्लांट्स हैं, फायदा हम सब ले रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू एक प्लांट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और इस ग्लूकोज से दुनिया भर के ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ चलाते हैं। केवल स्वाद के लिए ही नहीं, इस ग्लूकोज से ऑक्सीजन जब रिजेक्ट करता है तो एनर्जी जनरेट होती है। और हम इसी टॉपिक को पढ़ते चले आ रहे हैं कई लेक्चर्स में। तो जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लॉन्ग ईयर आपको नोट्स और आपके पास लेक्चर्स हमारे टॉपिक के 11th और 12th दोनों के लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे बेस्ट फैकल्टी के थ्रू। तो आपको करना सिर्फ इतना काम है कि हमारे चैनल को नीचे रेड थंब पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक आपको रिकैप देता हूँ। हमने जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करी, जहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट थे। डिफरेंट साइंटिस्टों ने फोटोसिंथेसिस को हमारे सामने ला के रखा। उसमें कौन कौन से केमिकल प्रोसेस होते हैं उसके बारे में बताया। इसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस को करने के लिए जो साइट होती है उस साइट का पता लगाया। तो वो साइट हमारी क्लोरोप्लास्ट थी। हमने उस साइट से मुलाकात करी। क्लोरोप्लास्ट में मौजूद पिगमेंट्स जो कि फोटोसिंथेसिस को अंजाम देते हैं, हमने वहाँ पर भी मुलाकात करी। हमने पिगमेंट्स के बारे में जाना, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स। इसके बाद हमारी कहानी पहुंची लाइट रिएक्शन पे। मैंने आपसे बताया था कि फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म हमारे 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और सेकेंड स्टेप हमारा था डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। हमने लाइट रिएक्शन में आपको बताया था कि जहाँ पर हमने एटीपी का फॉर्मेशन किया, NADPH बनाया, ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट रिलीज हुई जो हम लोगों ने यूज़ किया और प्लांट ने भी ऑक्सीजन यूज़ किया। और अब हम उस बने हुए ATP और NADPH का यूज़ करने वाले हैं डार्क रिएक्शन में। यानी हमारा फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में दूसरा प्रोसेस हुआ डार्क रिएक्शन। आज हम उसी डार्क रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और डार्क रिएक्शन में जानेंगे कैसे हमारा प्लांट फूड का प्रोडक्शन करता है। इसी को हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि सिंथेटिक का मतलब होता है बनाना, और बायो बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ बना रहा है, इसलिए हमने इसको बायोसिंथेटिक फेज नाम दिया। यूज ऑफ ATP एंड NADPH, जो आपने बनाए थे 18 ATP एंड 12 NADPH, अब बारी है इनको यूज करने की, और इनका यूज करके हम बनाएंगे ग्लूकोज। चलिए चलते हैं एक ये बहुत ही केमिकली रास्ते पर, जहाँ पर हम सीखेंगे अपने डार्क रिएक्शन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। डार्क रिएक्शन की बात करेंगे तो डार्क रिएक्शन इज द यूज ऑफ ATP NADPH टू डिराइव द प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ। खाने को बनाने के लिए जो हमने लाइट रिएक्शन के थ्रू ATP बनाया था, याद रखिएगा लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड पे चल रही थी, जहाँ पर ATP बना और NADPH बना। अब ये ATP और NADPH स्ट्रोमा में भेजे जाएंगे और स्ट्रोमा में कुछ एंजाइम्स होंगे जिनकी मदद से फूड को बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। दिस फेज डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लाइट बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट। ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है लाइट पे, ये नहीं कि सिर्फ अंधेरे में ही होगी, दिन में भी होगी, लेकिन कह रहा है कि डिपेंडेंट है लाइट के प्रोडक्ट बना हुआ। यानी लाइट रिएक्शन में जो भी बना उसी को तो यूटिलाइज कर रहा है। लाइट रिएक्शन क्या है, तो प्रोडक्ट था हमारा ATP और NADPH, उसी को यूज करना है हमें डार्क में। कह रहा है कि लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन लाइट रिएक्शन में बने हुए प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, इसलिए लाइट रिएक्शन नहीं तो डार्क रिएक्शन नहीं। हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं तो खाना नहीं बना पाएंगे।
It can be verified as follows. Immediately after light becomes unavailable, the biosynthetic process continues for some time and then stop. If light is available, the synthesis start. लाइट अगर है तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। हाँ, लेकिन लाइट रुक जाएगी तो रुक जाएगी, बिल्कुल सी बात है। एनएडीपी और एनएडीपीएच नहीं बनेगा तो क्यों डार्क रिएक्शन हो पाएगी? ये हमारा देखिए मेल्विन कैल्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे बायोसिंथेटिक फेज या डार्क फेज को केमिकली प्रूव किया। इन्होंने बताया कि CO2 कंबाइन करती है H2O के साथ और CH2OH यानी ग्लूकोज से शुगर का फॉर्मेशन करती है। CO2 एसिमुलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू टाइप कह रहा है कि देखिए CO डार्क रिएक्शन में CO2 को हमें फिक्स करना होता है, यानी इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ CO2। CO2 जो एटमॉस्फेयर में है उस CO2 को फिक्स करना है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के पोल्यूशन समझते हैं, वही हमारे जीवन है। तो CO2 को प्लांट क्या करता है? फिक्स करता है। अब डिफरेंट टाइप के प्लांट्स पाए गए, इसलिए मेल्विन कैल्विन ने दो तरीके बताए कि CO2 दो तरीके के प्लांट्स फिक्स करते हैं। एक C3 पाथवे नाम दिया उन्होंने और दूसरा नाम दिया उन्होंने C4 पाथवे। C3 पाथवे एंड C4 पाथवे। C3 पाथवे में बोला गया इन दिस फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इज अ कार्बन 3, यानी कार्बन का 3। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जब CO2 को फिक्स करते हैं, यानी एटमॉस्फेयर CO2 यानी डार्क रिएक्शन कार्यक्रम चल रहा है, CO2 को जब फिक्स करते हैं तो पहला जो कंपोनेंट बनता है वो 3 कार्बन के एटम वाला होता है और उसका एग्जांपल है 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, इसे PGA कहते हैं। देखिएगा डिफरेंस समझिएगा। मेल्विन कैल्विन डिस्कवर्ड दिस यूजिंग कार्बन 14 एक एल्गल फोटोसिंथेसिस। एक रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को लेकर के उन्होंने एल्गा में फोटोसिंथेसिस के थ्रू पता लगाया कि कार्बन कहाँ जाता है और कौन-कौन से केमिकल में चेंज होता है। इससे उन्होंने पता लगाया कि पहला जो प्रोडक्ट बनता है CO2 को फिक्स करने के बाद, वो प्रोडक्ट आपका होता है क्या? वो होता है आपका PGA फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। दूसरा इन्होंने बताया कि C4 पाथवे भी है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, OAA। समझिएगा ध्यान से, दो तरीके के प्लांट हैं। एक जो CO2 को फिक्स करेंगे तो फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बनाएंगे, एक वो जो CO2 को फिक्स कर रहे हैं तो कार्बन के 4 एटम वाला मॉलिक्यूल बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसी में आपके दो पाथवे बन गए, C3 पाथवे, C4 पाथवे। क्लियर? C3 पाथवे की बात करें, सबसे पहले इसको खत्म कर लेते हैं। C3 पाथवे यानी कैल्विन साइकिल में 3 स्टेप होंगे, 3 स्टेजेस होंगी, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। 3 स्टेप्स, कार्बोक्सिलेशन, सेकंड रिडक्शन, थर्ड रीजेनरेशन। चलिए कार्बोक्सिलेशन देखिए, ये एक साइकिल, एक कॉमन सा साइकिल दिखाई जाती है। ये कैल्विन साइकिल है, मेल्विन कैल्विन साइकिल। ये मेल्विन कैल्विन साइकिल है। 3 स्टेप आपको दिखाए जाएंगे। कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा, देन रिडक्शन होगा, उसका ATP का ADP NADPH का यूज किया जाएगा और थर्ड में रीजनरेशन, फिर से RUBP बनाएगा। कुछ चीजें समझने पहले, RUBP बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हो रही है स्ट्रोमा, ये सारी चीजें आपकी हो रही है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में मौजूद RUBP एक केमिकल है, राइबोलोज। अभी नोट्स में आकर दिखाऊंगा। राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ये एक केमिकल सब्सटेंस है जिसके अंदर पावर होती है CO2 को कैप्चर करने की। तो जैसे CO2 को कैप्चर करता है कुछ एंजाइम की हेल्प से, उस प्रोसेस को नाम दिया कार्बोक्सिलेशन, पहला स्टेप। और आपको पता है फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड बना वो 3 कार्बन एटम का बना, यानी फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। ये फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड ATP और NADPH को देखिए, ये रॉ मटेरियल मिला था हमें कहाँ पर? लाइट रिएक्शन, ये हमें लाइट रिएक्शन में मिला था। तो लाइट रिएक्शन में हमें ATP और NADPH मिले थे, उसका यूटिलाइजेशन करके हमने बनाया ट्रायोस फास्फेट। इसी को सुक्रोज कह सकते हैं या फिर स्टार्च कह सकते हैं। ये जो आपने हाइड्रोजन को जोड़ा है, ये रिडक्शन हो गया। रिडक्शन के बाद सारा का सारा अगर ट्रायोस फास्फेट खाना बना देगा तो फिर से RUBP कहाँ से आएगा? RUBP तो खत्म हो रहा है, इसलिए कुछ मॉलिक्यूल से ये अगेन RUBP का फॉर्मेशन करता है, रिबुलोज बाइफॉस्फेट का। जब ये रिबुलोज बाइफॉस्फेट का कार्बन का फॉर्मेशन करता है, उसको कुछ ATP चाहिए, एनर्जी चाहिए, और अब जब दोबारा कुछ बनाई जा रही है तो उसको लिए टर्म यूज कर लिया क्या? रीजेनरेशन। ओके, तो ये 3 हेडिंग्स हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजेनरेशन। चलिए कार्बोक्सिलेशन चलते हैं। C3 पाथवे में बात कर रहे हैं, इसीलिए PGA बनना है। अभी C4 पाथवे में भी चलेंगे हम लोग।
सबसे पहले सीधी पाथवे पे चलते हैं। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, देखिए RUBP रिबुलोज बाइफॉस्फेट 5 कार्बन का एक शुगर है, इट इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, यानी पहला CO2 को एक्सेप्टर करने वाला है RUBP रिबुलोज बाइफॉस्फेट। It is the most crucial step. CO2 is fixed by RUBP to 2,3-PGA phosphoglyceric acid in the presence of the enzyme RUBP. बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है RUBP कार्बोक्सिलेज। तो ये एंजाइम जो होता है RUBP कार्बोक्सिलेज का फुल फॉर्म होता है रुबिस्को, रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम का नाम, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और शायद आपको याद हो जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा था दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो रुबिस्को होता है, क्योंकि रुबिस्को एक एंजाइम है और एंजाइम आपको पता है प्रोटीन के बने होते हैं। और इतने सारे धरती पे प्लांट्स हैं, उन प्लांट में फोटोसिंथेसिस चल रहा है और फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन के लिए RUBP यानी रुबिस्को का होना जरूरी है। और रुबिस्को है तो समझ लीजिए कितने सारे प्रोटीन है, इसलिए बोला गया कि वर्ड्स मोस्ट पॉपुलर वर्ड्स मोस्ट एक सबसे ज़्यादा जो पाई जा रही प्रोटीन वो प्रोटीन हमारी रुबिस्को। तो ये एंजाइम की मदद से CO2 को फिक्स किया जाता है, ठीक है। सॉरी, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, आपको बताया सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या किया रुबिस्को ने, यानी कि ये जो स्टेप देख रहे थे आप कार्बोक्सिलेशन RUBP था और यहीं पर हमारा एंजाइम आ गया रुबिस्को, यहाँ पर एंजाइम आ गया रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में RUBP ने एटमॉस्फेरिक CO2 और वाटर को लेकर के बना दिया 3PG, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हमें उठाना है रिडक्शन का। क्या रिडक्शन होना, इट इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस लीडिंग टू द ग्लूकोज फॉर्मेशन। अब ये ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारे केमिकल स्टेप होते हैं जो आपको शॉर्ट में दिखा दिया था, इसके पीछे बहुत सारे केमिकल स्टेप्स होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 केमिकल स्टेप, तब कहीं जाकर के ग्लूकोज बन पाता है। Here 2 ATP molecules for phosphorylation and 2 NADPH for reduction per CO2 molecule। 2 ATP और 2 NADPH, 2 ATP और 2 NADPH बर्बाद होगा या कंज्यूम होगा एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, उसका रिडक्शन के लिए। यानी जो CO2 हमारा जा रहा है, जो रिडक्शन हो रहा है, एक CO2 को रिडक्शन के लिए 2 ATP और 2 NADPH यूज किए जाते हैं। थर्ड है फिक्सेशन। Fixation of 6 CO2 molecules and 6 turns of the cycle are needed to remove 1 glucose molecule from the pathway। 6 CO2 molecule and 6 turn of the cycle, 6 बार साइकिल चलेगी तब कहीं जाकर के ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा रिडक्शन होगा और हमारे ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाती है। बनाता ग्लूकोज है लेकिन कुछ प्लांट उस ग्लूकोज से सुक्रोज बना देते हैं, लाइक दैट शुगर केन, है ना। बाकी तो प्लांट का अपना एक रिजर्व फूड मटेरियल होता ही होता है स्टार्च, जो ब्लैक ब्लू कलर शो करता है आयोडीन के साथ। चलिए लास्ट पे आते हैं, तो हमारा थर्ड स्टेप है रीजनरेशन ऑफ RUBP। RUBP क्या करता है, देखिए रीजनरेशन का मतलब हमें फिर से बनाना है। अगर सारा RUBP यूज हो जाएगा तो भाई यहाँ RUBP खत्म हो जाएगा, मानते हैं। अगर यहाँ पर सारा RUBP यूज कर लिया तो खत्म, सिंपल सी बात है। तो भाई RUBP तो बनाना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, बनाना पड़ेगा। तो कहाँ से बनाया जाएगा, तो ये जो हमारा ट्राइयोज फास्फेट बना, यही ट्राइयोज फास्फेट एक कुछ मॉलिक्यूल्स RUBP को फिर से बना देते हैं, कुछ मॉलिक्यूल। अब कुछ मॉलिक्यूल RUBP को फिर से बना देंगे। हाँ भाई, कुछ बनाना है तो एनर्जी तो लगेगी, और एनर्जी आपको पता है कि चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल्स हो, लेकिन नहीं एनिमल्स तो ही हम लोग, आप लोग भी हैं एनिमल्स। तो जो ये एनिमल्स हैं या प्लांट हैं, उनकी बॉडी में जो एनर्जी है वो ATP के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपके ATP भी यूज हो गए, और जब ATP यूज हुआ तो बन गया RUBP, कुछ मॉलिक्यूल RUBP बन गए। अब जब ये RUBP बन गया, इसी को हमने नाम दे दिया क्या, रीजनरेशन। तो थर्ड स्टेप में आप देखेंगे, इट इज क्रूशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द साइकिल, इट रिक्वायर्स 1 ATP फॉर फोटोफॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। वही सारी चीजें जो पहले थी। अब 3
मॉलिक्यूल्स एटीपी के और 2 एनएडीपी रिक्वायर हैं यहाँ पर हमारे रिजर्वेशन दिए। इट इज प्रोबेबली टू मीट द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ एटीपी एंड एनएडीपी टू डार्क एक्शन दैट साइकिल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस टू मेक वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिस्टम है आपका। तो रिजर्वेशन में आरयूबीपी को दोबारा बनाया जाएगा, इसी मॉलिक्यूल से आरयूबीपी को दोबारा बनाया जाएगा। अब देखिए सॉल्ट में जरा C3 पाथवे में आपने क्या क्या किया। अगर ये करते हैं आप तो आपने जो लगाया C3 साइकिल में, C3 पाथवे में, कैल्विन साइकिल में, डार्क रिएक्शन में आपने 6CO2 का मॉलिक्यूल लगाया, क्योंकि आपको पता है 6CO2 का मॉलिक्यूल चाहिए रिडक्शन के लिए। आपने 18 एटीपी लगा दिए, क्योंकि एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 एटीपी चाहिए, तो 6 मॉलिक्यूल है तो 6 3 18 एटीपी लगते हैं। और 2 NADPH के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं रिडक्शन के लिए, तो 6 2 12 NADPH यूज हुए, यानी 6 CO2 यूज किया, 3 ATP बनाया, 12 NADPH लगे और इन्होंने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार किया। वापस आपको पता है जब ADP से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एनर्जी चली गई तो फिर से वो अपनी औकात में आ गया, फिर से वो ADP में आ गया। इधर NADP से H रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि H तो दे चुका है, तो क्या बचा 12 NADP ही बचा। अब ये 18 ADP 12 NADPH फिर से यूज हो जाएंगे हमारे कहाँ पर लाइट रिएक्शन में, फिर से ADP पहुंचेंगे, ATP बनेगा कीमोऑस्मोसिस थ्योरी के थ्रू NADPH बन जाएगा। क्लियर। और देखिए ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को हम लोग यूज कर लेंगे, प्लांट इसको इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च रख लेगा, एनिमल्स ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। इसी ग्लूकोज के मोनोसैकेराइड के डाइसैकेराइड जुड़ने पर आप सुक्रोज बनाते हैं, आप माल्टोज बनाते हैं, आप लैक्टोज बनाते हैं, सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इस तरीके से C3 साइकिल में, यानी जहाँ पर कार्बन का जो फर्स्ट आपका मॉलिक्यूल बना था कार्बन फिक्स करने के बाद, यानी PGA, वो कार्बन के 3 एटम का था, इसलिए ये C3 साइकिल बनी गई। तो हम जो आसपास अपने प्लांट देखते हैं, बेसिकली डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, इन डाइकॉट प्लांट्स में C3 साइकिल्स होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। C4 पाथवे। सबसे पहले C4 पाथवे को समझने से पहले हम देख लें कि ये प्लांट्स कहाँ पर हैं और क्या कैसे होते हैं प्लांट्स। देखिए, इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स अडॉप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स। ये प्लांट बेसिकली ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। कह सकते हैं कुछ मोनोकॉट्स की तरह, कुछ कैक्टस की तरह, जो ड्राई रीजन में रहते हैं, तो उनको बहुत पानी की कमी रहती है, तो वो CO2 को 2 बार फिक्स करेंगे, उतने वाटर मॉलिक्यूल से CO2 ज़्यादा लेंगे। चलिए देखते हैं। दे आल्सो यूज C3 पाथवे एज मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, यानी ये चालाक प्लांट्स हैं, ये C3 पाथवे को भी यूज करेंगे और C4 पाथवे को भी यूज कर रहे हैं, दोनों तरीके से यूज कर रहे हैं। C3 पाथवे भी चलाएंगे और C4 पाथवे भी चलेगा। अच्छा है, क्या खास बात है मेथड में? खास बात इनकी क्रेंज एनाटॉमी है। क्रेंज एनाटॉमी क्या होता है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये एक फ्लावर का, एक लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। नॉर्मल लीफ में मेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं। ओके, मेसोफिल सेल्स में हमारा होता है सारी क्लोरोफिल्स। दूसरा देखिए वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। हर एक लीफ में होता है जाइलम और फ्लोएम। बस एक खास बात ये हो जाती है कि यहाँ पर मेसोफिल सेल्स यानी जो बंडल सीथ है, इस बंडल सीथ की यानी वेस्कुलर बंडल के सराउंडिंग जो आप देख रहे हैं सेल्स, यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी बंडल सीथ विद क्लोरोप्लास्ट। बंडल यानी वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम कॉम्बिनेशन है वेस्कुलर बंडल, और इन वेस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में जैसे हम कहते हैं ये वेस्कुलर बंडल है, तो इस वेस्कुलर बंडल के सराउंडिंग एक लेयर पाई जाती है ऐसे सीध। तो अंदर तो वेस्कुलर बंडल है, बाहर जो है इसे बोलते हैं सीध है, वेस्कुलर बंडल सीध। और इनके बगल में लगी हमारी मेसोफिल सेल्स, ग्रीन मेसोफिल सेल्स लगी। तो ऐसे प्लांट में जो अडेप्टेशन हुआ है, दो चीजें, एक तो यहाँ पर मेसोफिल सेल में भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, इधर बंडल सीध में भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, दो जगह पे क्लोरोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। और नॉर्मल प्लांट में बंडल शीथ होती नहीं है, केवल मेसोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है। तो वही बता रहा, जब ये एनाटॉमी आप देखते हैं तो जैसे लगता है फूल जैसे दिखने में लगता है, फूलों की माला लगती है, उसे बोला गया क्रैंच एनाटॉमी। लैटिन में फूलों की माला को क्रैंच बोला जाता है, इसलिए यहाँ पाया गया क्रैंच एनाटॉमी। तो कह रहे हैं the large cells around the vascular bundle of the C4 plants are called bundle sheath cells. Such anatomy is called Cranch anatomy. The bundle sheath cells may form several layers around the vascular bundle. यानी vascular bundle के सराउंडिंग कई लेयर्स होती हैं, बहुत सी लेयर्स हैं. They have large number of chloroplast. large number में chloroplast होता है. Thick walls होती हैं. Impervious to gas exchange and no intercellular space. कोई intercellular space नहीं होगा, लेकिन नंबर में क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा है. क्लियर? अब अगर बात करते हैं, हमने जान लिया कि क्रैंच एनाटॉमी क्या है. क्रैंच एनाटॉमी की खास बात यह है कि क्रैंच एनाटॉमी में आपको मेसोफिल सेल्स के साथ साथ वैस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में कुछ सेल्स की लेयर पाई जाएंगी, उसे हम बंडल से कहेंगे. दो जगह पाई जा रही है, खास बात थी. तो स्टेप आप देखें, तो मैंने दोनों सेल दिखाई. यहाँ पर ये देखिए मेसोफिल सेल्स है, ये आपकी मेसोफिल सेल्स है, और ये नीचे बंडल शीथ की सेल्स है. दो सेल्स दिखाई जा रही है. आप देखिए एटमॉस्फेरिक CO2 एंटर करता है, देखिए कर रहा है, एंटर करने देखिए. और क्या है देखिए, HCO3 और फास्फोइनोल पायरुवेट के साथ मिल करके ये फिक्सेशन कर रहा है, बना रहा है क्या, C4 एसिड. ये है यहाँ पर C4 एसिड. यहाँ पर C4 एसिड का मतलब है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. C4 मतलब कार्बन के 4 एटम. देखिए ध्यान समझिएगा, सबसे पहले CO2 आया, CO2 को मेसोफिल सेल्स ने फिक्स किया. मेसोफिल सेल्स ने HCO3 और फास्फोइनोल पायरुवेट को लेकर के C4 एसिड में, यानी कि ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट किया. ऑक्सैलिक एसिड को देखिए ट्रांसफर कर दिया गया. कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, बंडल शीथ की सेल में. बंडल शीथ सेल में चला गया. अब वहां पर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, फिर से CO2 निकाल दी जाती है. यानी CO2 को कैप्चर किया गया, C4 एसिड बनाया गया, और उस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से फिर से CO2 निकाल लिया गया. और इस CO2 को निकाल करके जैसे नॉर्मल कैल्विन साइकिल हम लोगों ने पढ़ी, वो नॉर्मल कैल्विन साइकिल की तरह यूज किया गया. फिर से हमारा C3 एसिड बन गया. C3 एसिड को वापस रीजनरेशन के लिए यहाँ भेज दिया गया. यही C3H जाकर के फास्फोइनोल पायरुविक एसिड को बनाता है. मतलब CO2 को फिक्स किया गया मेसोफिल सेल्स में, और फिर CO2 को फिक्स किया जा रहा है कहां पर, आपके बंडल शीथ की सेल्स में. तो यहाँ पर C4 साइकिल चल रही है, यहाँ पर C3 साइकिल चल रही है. चलिए थोड़ा थ्योरेटिकली समझते हैं. प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज फास्फोइनोल पायरुविक एसिड PEP. जो यहाँ पर था PEP, वहां पर क्या था, वहां पर था RUBP. यहाँ पे क्या है, PEP. PP को किया गया. अब देखिए PP जब हुआ, इसे 3 कार्बन मॉलिक्यूल seen in मेसोफिल. ये 3 कार्बन का ही है मेसोफिल सेल में, कोई बात नहीं. द एंजाइम फॉर फिक्सेशन इज PEP कार्बोक्सिलेज. जैसे वहां रुबिस्को था, ऐसे यहाँ पे PEP कार्बोक्सिलेज, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज. द मेसोफिल सेल्स लैक रुबिस्को. मेसोफिल सेल्स जो हमारे यहाँ पर रुबिस्को नहीं पाए जाते. देखिए डिफरेंसेस समझते चलिए. C3 प्लांट में रुबिस्को नाम का एंजाइम पाया जा रहा था, लेकिन C4 प्लांट में रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाएगा मेसोफिल सेल्स में. नेक्स्ट पॉइंट, द C4 एसिड OAA यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. इनका आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज फाउंड इन मेसोफिल सेल्स. ठीक है भाई, कार्बन के 4 एटम वाला बन गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया. It then forms other 4 carbon acid like malic acid, aspartic acid. अब जो C4 लिखा है, ये C4 क्या है, तो malic acid है या फिर aspartic acid हो सकता है. ये हो गया. They are transported to bundle sheath cells. और फिर ये क्या किया जाता है, बंडल शीथ के सेल्स में भेज दिया गया. यानी इतने स्टेप में जो हुआ मेसोफिल में, CO2 को कैप्चर किया गया, POP ने किया, PEP ने कैप्चर किया, C4 एसिड बनाया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कार्बन के 4 एटम का होता है, इसलिए ये C4 पाथवे होता है. इसके बाद इसको ट्रांसफर कर दिया गया मैलिक एसिड के फॉर्म में, C3 एसिड के फॉर्म में. और ये अगला स्टेप देखें, तो इन द बंडल शीथ सेल C4 एसिड्स आर ब्रोकन डाउन. बंडल शीथ में C4 एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है. अब ब्रेकडाउन होकर के CO2 देखिए रिलीज कर दिया गया. इसीलिए इस प्रोसेस को बोला गया डीकार्बोक्सिलेशन. जब फिक्स कर रहा है तो कार्बोक्सिलेशन था, अब फिक्स नहीं कर रहा है, CO2 को रिमूव कर दिया. C4 एसिड में जो CO2 था उसको CO2 रिमूव कर दिया गया, और
अब क्या होगा, फिर से वो पीईपी में कन्वर्ट हो जाएगा, रीजनरेशन हो गया। तो फिक्सेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, देन रीजनरेशन। द रिलीज CO2 enters the C3 pathway। अब C3 मालूम चला गया। अब यहाँ पर रिच क्वांटिटी में रुबिस्को होता है बट लैक PPAs। अब क्या हो जाएगा, 10 C3 pathways common to the C3 and C4 plant। यानी तुलना करके देखिए सब कुछ वही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक एडेप्टेशन हुआ है कि ड्राई कंडीशन पे प्लांट्स पाए जाते हैं, CO2 को लेते हैं और लेके फिक्स करते रहते हैं। अब मान लीजिए लाइट है या जैसे इवनिंग टाइम में इन्होंने CO2 फिक्स कर दिया, क्योंकि डे टाइम में ओपन करेंगे, ड्राई कंडीशन है, इंस्ट्रूमेंट ओपन हुए नहीं, CO2 रिलीज। तो नाइट में खूब CO2 को एब्जॉर्ब करके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना लिया। अब इस लाइट जब रिएक्शन होगी, धूप हो गई, अब इंस्ट्रूमेंट बंद कर लेंगे। अभी जब इंस्ट्रूमेंट बंद कर लेंगे तो अब ये गैसेस एक्सचेंजमेंट तो करेंगे नहीं, लेकिन CO2 को इन्होंने इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड स्टोर किया हुआ है। अब ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जाएगा और यहाँ पर CO2 देखिए फिर से रिलीज कर दिया, बच गया, इसको इंस्ट्रूमेंट ओपन नहीं करना पड़ा, तो इसने एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना दिया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। फिर यहाँ पर C3 साइकिल चलेगी और C3 साइकिल चलने के बाद ये खाना बनाना अपना चालू रखेगा। C4 प्लांट्स स्पेशल है, क्यों स्पेशल है? दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी। C4 प्लांट्स में आपने देखा कि स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी रखते हैं। लीफ एनाटॉमी मतलब क्राइंज एनाटॉमी, यानी दो जगह पे क्लोरोफिल पाया जा रहा था, एक मेसोफिल सेल्स में, दूसरा बंडल सेल्स में। दो जगह पे पाया जा रहा था कि हमारा क्लोरोफिल, इसलिए सब क्राइंज एनाटॉमी हुआ। दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर जाते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, झेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दे शो अ रिस्पांस टू हाई लाइट इंटेंसिटीज। हाई लाइट इंटेंसिटीज में भी ये क्या करते हैं, रिस्पांस देते हैं, यानी वेवलेंथ अच्छी खासी हो तब भी काम करें, कोई दिक्कत नहीं, किसी को शिकायत नहीं। दे लैक फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन टर्म क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन टर्म का है कि फोटोसिंथेसिस भी चलेगा और रेस्पिरेशन भी चलेगा। ये एक देखा जाए तो मीनलेस प्रोसेस है, कोई ना फायदा होता है ना कोई इसमें नुकसान होता है। तो यहाँ पे पेरोक्सिसोम और ये सब लोग मिल करके फोटो रेस्पिरेशन करते हैं। सनलाइट मतलब फोटोसिंथेसिस भी चल रहा है, रेस्पिरेशन भी चल रहा है। दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। ये ग्रेटर प्रोडक्टिविटी रखते हैं बायोमास की, बिकॉज CO2 को फिक्स कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर में जिंदा रहेंगे, तो सिंपल सी बात है प्रोडक्टिविटी भी उनकी अच्छी होगी। तो ये हमारा टॉपिक जो था फोटोसिंथेसिस पे था। और फोटोसिंथेसिस की बात कर लें तो आपने C3 और C4 प्लांट्स के बारे में देखा। देखिए लाइट रिएक्शन कॉमन थी, सब में चल रही है लाइट रिएक्शन, क्लोरोफिल के थैलेकॉइड में चल रहा है। आपने ATP बनाया, आपने NADPH बनाया, फिर उस बने हुए रॉ मटेरियल को हमें यूज करना था और यूज करके हमें भेजना था उसको कहाँ पर, हमारे डार्क रिएक्शन के लिए। लेकिन जब डार्क रिएक्शन की हम स्टडी करने बैठे तो हमें पता चला कि दो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स। एक प्लांट्स वो जो CO2 को फिक्स करने के बाद कार्बन के 3 एटम वाले मॉलिक्यूल को बना रहा, जिसका नाम था फास्फोग्लिसरिक एसिड PG। जबकि दूसरा प्लांट था हमारा जो कार्बन के 4 एटम वाले, पहला फिक्सेशन के बाद पहला जो मॉलिक्यूल बना रहा, कितने कार्बन के एटम, 4, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो दो चीजें के बनने के कारण हमें दो टाइप करने पड़ेगा कि दो पाथवे हैं सर, दो रास्ते हैं जिसके थ्रू CO2 फिक्स होती है, दो रास्ते हैं जिसके थ्रू डार्क रिएक्शन होती है, एक C3 पाथवे, एक C4 पाथवे। तो C3 पाथवे में हमारा क्या हुआ, C3 पाथवे में हमने जाना कि ये नॉर्मल प्लांट्स में पाया जाएगा। ऐसे प्लांट्स में मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। लेकिन जब हम C4 के पास पहुंचे तो पता चला कि उस प्लांट की एक खास एनाटॉमी है और उस खास एनाटॉमी को हमने क्रेंज एनाटॉमी नाम दिया। वो क्रेंज एनाटॉमी थी जहां पर मेसोफिल्स के साथ बंडल सील में भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद थे और वहां पर बनने वाला पहला CO2 जो फिक्स होता था तो बनता था ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इस तरीके से C3 और C4 प्लांट्स दो अलग अलग पाथवे दिए और फोटोसिंथेसिस हमारा एंड होता है, मीन्स टॉपिक एंड होता है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि इस टॉपिक का मेन उद्देश्य था ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, वो हमने बनाया।
सुक्रोज ग्लूकोज चाहे तो सुक्रोज बनाएगा शुगर का जैसे प्लांट में, चाहे तो अपने फूड को स्टोर कर ले और स्टोर करके अदर अदर फॉर्म का हम यूज करते हैं, खाते हैं। इस तरीके से धरती पर हमें जीवन मिलता है, हमें खाना मिलता है, अदर ऑर्गेनिज्म को भी खाना मिलता है। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर फुल स्टॉप देंगे, बिकॉज हमारा टॉपिक फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। याद रखिए हमारे लेक्चर्स के ओवर ऑल ईयर आपको नोट्स मिलेंगे, देखते रहेंगे, नोट्स भी आप बना सकते हैं अच्छे से। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें हमारे फर्दर जो भी वीडियोज़ हैं उसको पाने के लिए। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।